नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। स्थल मंडल आप जिससे समझते हैं कि स्थल स्थल जमीन कुछ उठी हुई होती है, कुछ नीचे धसी हुई होती है, कुछ समतल होती है, कुछ उबड़ खाबड़ होती हैं, कुछ पर्वत हैं, पठार हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ियाँ हैं, इस तरीके से। अब जैसे एक होता है ना कि हम इसे पर्वत कह रहे हैं, इसको पहाड़ी कह रहे हैं, तो ऐसे हमें कैसे पता चलता है कि ये पर्वत है और ये पहाड़ी है? तो जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा है उसे हम पर्वत कहते हैं, और जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम है उसे हम पहाड़ी कह देते हैं। तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। आपको पता ही है, कहीं उबड़ खाबड़ होती है, कहीं समतल होती है ना। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। समतल मतलब सपाट सीधे हैं, ऊंचे नीचे नहीं है। जैसे हम घर का फर्श कर लेते हैं ना, तो वो समतल है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। इनमें दो प्रक्रियाएं होती हैं जिसके कारण ये समतल या उबड़ खाबड़ बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। कैसे गति हो रही है? मतलब पृथ्वी के नीचे भी ना कुछ चलती रहती है। कहते हैं ना, प्लेट्स होती हैं, वो आपस में हिलती हैं, टकराती हैं, तो इसके कारण उनमें भी गति होती है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। जब अंदर की तरफ धंस जाती है तो हम उसे द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, और जो उठी होती हैं उनको हम उत्कण भ्रंश कहते हैं। ठीक है, जो जैसे अब जो उठा हुआ है तो हमने उसे पर्वत या पहाड़ी का नाम दे दिया, परंतु जो धसी हुई हैं उनको हम क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। अब ये स्थल रूप आपको कई प्रकार के इसमें दिख रहे हैं, जैसे पहाड़ी, पर्वत श्रृंखला, ये हम देख चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। फिर एक तो आंतरिक थी जो पृथ्वी के अंदर हो रही है। अब एक बाह्य मतलब जो बाहर हो रही है पृथ्वी के। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। कहते हैं जैसे कोई जगह से कुछ टूटा फूटा और आके वो कहीं मतलब और चला गया, वहाँ से बह के पानी के साथ, किसी और के साथ, वायु के साथ, तो वो क्या है? अपरदन कहलाता है। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। निक्षेपण जैसे मान लो अब इधर से बाहर, तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर तो इकट्ठा हो जाएगा ना। तो जब वो इकट्ठा होता है फिर वहाँ से वो दोबारा उसी का निर्माण हो जाता है, वैसी बन जाती है, उसे हम निक्षेपण कहते हैं। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर, अभी मैंने बताया ना, जैसे 600 मीटर से ऊपर है तो हम उसे पर्वत कह देते हैं, और जो 600 मीटर से कम है उसे हम पहाड़ी कह देते हैं। तो इसी के आधार पर हम पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। तो मैंने आपको पर्वत बता दिए कि पर्वतों के भी मतलब प्रकार है, जो पहाड़ी हैं और कौन से पर्वत हैं, और पठार। अब देखो, पहाड़ जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है, नीचे से इस तरीके से, और पठार जो होते हैं ना वो ऊपर से इस तरीके से होते हैं, समतल ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऊपर से ऐसे सपाट होंगे। और मैदान तो आपको पता ही है, ये जो है हमारा ये मैदान है। अब हम पढ़ेंगे पर्वत के बारे में। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, मतलब कि प्राकृतिक है, ये किसी के कारण नहीं बनी है कि जमीन धंस गई है, उठ गई है, इसके कारण ये पर्वत नहीं बने, ये प्राकृतिक ही है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। ये आधार होता है हमारा, और ये शिखर, ठीक है ना। शिखर तो छोटा होता है और आधार हमारा थोड़ा सा चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण
पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि पहाड़ में रहना ना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर जीवन बिताना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर एक तो पहाड़ होते हैं, जलवायु भी वहाँ की अलग होती है, फिर वहाँ पे कृषि भी नहीं की जाती है, वहाँ पे जीवन यापन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि में भी कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। एक रेखा के क्रम में मतलब कि जैसे मान लो लगातार पर्वत है, इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है, जैसे कि हम अपनी सीनरियों में बनाते हैं ना, ड्राइंग वाली में। तो ये जो पर्वत होते हैं, ये लगातार अगर पर्वत है तो इन्हें इन्हें हम क्या कहते हैं, जो पर्वत की जो एक रेखा बन गई है, लगातार जो पर्वत बन गए हैं, तो पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर फैले होते हैं, मतलब काफ़ी दूर दूर तक फैले होते हैं। तो ऐसे हिमालय है, आल्प्स हैं तथा एंडीज। ये क्रमशः हिमालय कहाँ एशिया में है, आल्प्स यूरोप में, और तथा एंडीज दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। भाई कोई ज़्यादा ऊंचे होते हैं, कोई कम ऊंचे होते हैं, उनका आकार भी अलग अलग होता है। एक जैसे तो नहीं होते ना कि नहीं जी सारे पर्वत एक ही समान होंगे बिल्कुल। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी। वलित पर्वत के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से बनेंगे। तो वलित पर्वत क्या है, यह एक इस तरीके से होते हैं, देखो ऐसे 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 ऐसे, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम वलित पर्वत कहते हैं। और भ्रंशोत मैंने आपको बताया था कि जैसे जहाँ पर की जमीन धंस गई है, देखो ये जो नीचे की जमीन है, इसको हम द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, इसे उत्खंड भ्रंश कहते हैं। यहाँ पर क्या है, जमीन धसी है, ये नेचुरल नहीं होते हैं, ये प्राकृतिक भी इन्हें हम नहीं कहते। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, इसे हम नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये जमीन के धंसने के कारण एक जगह से उठा गया और एक जगह से नीचा हो गया है। और वलित पर्वत क्या होते हैं, जो कि नेचुरल होते हैं। ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी के फटने के कारण बनते हैं। तो जैसे कि ये देखो, ज्वालामुखी के फटने के कारण फिर जो उनमें से लावा वगैरह ये सब निकलता है और फिर वो जम जाता है और धीरे धीरे वो एक पहाड़ का रूप ले लेता है। ठीक है, 3 प्रकार हो गए हमारी पर्वत के। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है, मतलब पहले बहुत ऊंची होगी, अब थोड़ी कम हो गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वोल्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। इसमें उदाहरण दे दिए कि जो भ्रंश पर्वत है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए, जिसमें दिख रहा हो आपको कि कैसी भ्रंश है, कौन सा वलित पर्वत है ना। इस तरीके से आप एटलस में देख के पता लगा सकते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। तो अब आपसे पूछ ले, किलिमंजारो और फ्यूजियामा ये किस तरीके का पर्वत है, तो किस तरीके का पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, जो ज्वालामुखी के कारण बने हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं, मतलब कि वह जल को संग्रह करते हैं। पर्वतों से बहती हुई नदियाँ आती हैं ना, तो इसलिए उसको जल संग्रहार कहा है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है, मतलब जहाँ पर बर्फें होती है वहाँ से पिघल पिघल के नदियाँ आती है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली मतलब पानी से बनाने वाली बिजली, यानी हम पानी के ज़रिए जैसे वो डैम बना देते हैं, फिर वहाँ से बिजली बनती है, तो उन्हें हम पनबिजली कहते हैं। पानी के द्वारा बनाई गई बिजली, ठीक है, के उत्पादन भी किए जाते हैं। नदी घाटियाँ
तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। अब नदियां बह रही हैं तो उसके आसपास खेती जो होगी वो भी अच्छी होगी और जो वहाँ की मिट्टी होगी वो ज़्यादा उपजाऊ भी होगी। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। अब पर्वत है तो वहाँ पर अलग अलग जो आपको स्थल यानी जहाँ पर हम समतल जगह पे रह रहे हैं वहाँ से अलग वहाँ की वनस्पति होगी। कहाँ की? पहाड़ों की, पर्वतों की। वनों से हमें ईंधन भी मिलता है, चारा मिलता है, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो ये किससे मिलता है हमें? पर्वतों में जो वनस्पतियाँ उन्हीं से ही तो मिलता है। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। सैलानी मतलब कि टूरिस्ट जो इधर उधर घूमते हैं, तो हम पर्वतों को देखने के लिए जाते हैं ना, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे बड़ा मजा आता है। तो वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। पर्वतों में ये वाले खेल ज़्यादातर होते हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हों? तो आप बता सकते हैं। ठीक है। अब पठार, पठार मैंने आपको बताया था कि ऊपर से कैसा होता है, चपटा सा होता है। ठीक है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान, अब सब चपटा है तो मेज के समान हो गया, सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है ना। अब जैसे हमने पर्वतों में तो कहा था कि जो इससे ऊपर है उसे हम पर्वत कहते हैं और जो हमारी 600 मीटर से कम है उन्हें हम पहाड़ी कहते हैं। तो ये इस तरीके से वर्गीकृत थी, परंतु पठार वर्गीकृत नहीं है। ये कई 100 मीटर में भी हो सकते हैं और कई हजार मीटर तक भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर से सपाट है इसलिए हम इनको पठार कहते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। तो पुराना पठार कौन सा है? तो कहेंगे दक्कन का पठार है। केनिया, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। अब तिब्बत का पठार चित्र 5.1 में दिया गया है। तो हम देखते हैं 5.1 कहाँ गया चित्र। अच्छा, 5.1 तो हमारे 5 चैप्टर में होगा ना, इसमें तो होगा नहीं, इसमें सारे 6 से होगा। तो सॉरी, मैं भूल गई थी इस चीज़ को, आगे ध्यान। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिज की प्रचुरता होती है। पठारों में खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब हमारा है अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछ ले कि कहाँ का, किस देश का पठार सोना और हीरो के लिए प्रसिद्ध है? तो अफ्रीका का पठार। भारत में छोटा नागपुर का पठार है जिसमें लोहा, कोयला तथा मैग्नीज बहुत मिलते हैं। ठीक है ना। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, मतलब कि झरने, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। काली मिट्टी क्या होती है? बहुत उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। अब उपजाऊ है तो खेती के लिए तो अच्छी होएगी। अब उपजाऊ मिट्टी में हम बहुत अच्छी तरीके से खेती कर सकते हैं और उसका हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आगे का हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।